Very, very good morning to all my dear friends. Good morning, good morning, good morning. Please बैठो. Hi, please, page number 29. Interstate supply. मतलब IGST. आज बात करेंगे IGST की. विद इन स्टेट में लगेगा सेंट्रल एंड स्टेट GST. वन स्टेट टू द अदर में लगेगा IGST. वन यूनियन टेरिटरी टू द अदर यूनियन टेरिटरी में भी लगेगा IGST. वन स्टेट टू द यूनियन टेरिटरी में लगेगा IGST. वन यूनियन टेरिटरी टू द स्टेट में लगेगा IGST. और विद इन स्टेट हो तो सेंट्रल GST और स्टेट GST विद इन स्टेट में. अब देखिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अच्छा, पिछली क्लास वाले में किसको डाउट? पिछली क्लास वाला जो पार्ट था, हमने कहा था रिफंड नहीं मिलेगा, GST टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा. कैरी फॉरवर्ड कर लो, कितने साल? अनलिमिटेड, कितने साल भी कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन रिफंड नहीं देंगे. रिफंड ना देने का मतलब गौ से पहली बात तो रिफंड आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. आउटपुट इज ऑलवेज मोर देन इनपुट. ये कैसे हुआ? इनपुट ज़्यादा हो गया, आउटपुट कम हो गया. इन जनरल तो हो ही नहीं सकता. तो 9-10% तो रिफंड का केस बन ही नहीं सकता. 1% बनेगा जब हम लॉस में बेचेंगे, यानी जो बिज़नेस बंद होने की स्टेज में है, जो बिज़नेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, उनका आएगा. तो उससे आप फिर ऐसा मत समझो कि रिफंड लेना, आप ये समझो कि एक देना था, इनपुट या आउटपुट. तो आपने इनपुट दे दिया, बात खत्म होगी बस. आउटपुट जो आया अपनी जेब में डाल लो, इनपुट हमें दे दो, इसलिए रिफंड नहीं हम देंगे. लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट कहते हैं रिफंड हम दे देंगे. वो एक्सपोर्ट में होता है. जैसे मान लो मैंने सामान खरीदा, IT से ले लिया, फिर सामान एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस पर आउटपुट टैक्स माफ़ है. उसे कोई आउटपुट नहीं लेना आपने. बेचो इंडिया के बाहर, सस्ता हो जाएगा, हमारा जो ट्रेड है इंडिया का वो बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बदले में आएगा. तो वर्ल्ड के हर कंट्री का ये सिस्टम है. हर कंट्री कहता है दूसरे कंट्री को बेचो, हमें नहीं दूसरे कंट्री को बेचो. तो स्टार्ट किया था चाइना ने, इसीलिए चाइना का सामान सस्ता, क्योंकि उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिए थे. ये बात सारी दुनिया को समझ में आई 20 साल बाद. क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, वो कोई बात नहीं बताते, चुप रहेंगे. उनका मीडिया है ही नहीं, एक TV चैनल है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल चैनल है. बस गवर्नमेंट से जो हम बताएंगे उतना ही सुनना आपको, इसके अलावा नहीं. अपना काम करो, ज़्यादा दिमाग पॉलिटिक्स में इसमें किसी में नहीं लगाना आपको. सुबह आपको 15 मिनट TV कंपलसरी सुनना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, और शाम को 15 मिनट सुनना है, बस. बाकी आपकी मर्जी है. 15 मिनट नहीं सुना, आप जिम्मेवार हो. हमने कुछ अनाउंस कर दिया, आप कल को नहीं पता, क्यों नहीं पता, हमने बताया तो था, क्यों नहीं सुना तुमने. ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है. पब्लिक को, डेमोक्रेसी कोई राइट नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बोल सकता, जो गवर्नमेंट कहेगी. इसलिए चुपचाप वहाँ कुछ हो भी रहा तो पता नहीं चलता. इंडिया में तो आपको पता, कुछ भी हो तो अगले दिन मीडिया में जो नहीं हुआ है वो भी आ जाता है कि यही हुआ है. तो एनीवे, वो फिर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की. तो पर्सन ने कहा जी फिर आपने एक्सपोर्ट में मेरा आउटपुट माफ़ कर दिया, मुझे फ़ायदा क्या, मेरा टैक्स क्रेडिट तो रखा हुआ है, ये तुम वापस नहीं करोगे. तो चलो एज ए स्पेशल केस आपको वापस करेंगे, रिफ़ंड लो आप, तो तब मिलता है. ठीक है, वो वाली बात हम बाद में करेंगे रिफ़ंड की. वो सेक्शन 54 है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है. रिफ़ंड का सेक्शन 54 है, सिलेबस में नहीं है. वैसे छोटी मोटी बात हम करेंगे, बट दिस रिफ़ंड इज़ नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस. रेयर सिचुएशन में रिफ़ंड मिलता है. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी. देखो, दिल्ली से सामान बेचा, सेलर यहाँ है और बायर यूपी में, बायर यहाँ है. तो टैक्स हमेशा कौन लेता है? सेलर लेता है. सेलर बायर से लेके गवर्नमेंट को देता है. गवर्नमेंट को कौन देगा? बायर नहीं देगा, सेलर देगा. तो सीक्वेंस इज लाइक दिस. यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ से चला, फिर यहाँ पहुँचा. तो क्वेश्चन इज कि जब दिल्ली का सेलर है और यूपी का बायर है, तो इसमें टैक्स किसको मिलेगा? आधा तो सेंट्रल को मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. मैं बचे आधे की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाला. आप अंदाजा लगाओ, दिल्ली को मिलेगा कि यूपी को मिलेगा? किसका ज़्यादा राइट बनता है? मैं सेलर हूँ दिल्ली में, ये बायर है यूपी में. तो यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये जो मेरे बायर है, इन्होंने जो तुम्हें टैक्स दिया है वो तुम मुझे दो. मुझे कह रही है यूपी गवर्नमेंट. और दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है मुझे दो. सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें तो मिलेगा आधा. तो जो बचा आधा है
यूपी गवर्नमेंट मुझे सेलर को कह रही है हमें दो, और दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है हमें दो। आपको क्या लगता है राइट किसका बनता है? अंदाजा लगा के देखो आप। कितने स्टूडेंट को लगता है यूपी का, कितने स्टूडेंट को लगता है दिल्ली का? मतलब सबका आंसर एक नहीं आएगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका क्लियर कट आंसर नहीं है। इसका आंसर गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। दोनों का इक्वल क्लेम है। सेलर भी इम्पोर्टेंट है, बार भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से जा रहा है वो भी, जहाँ पहुँचा वो भी। तो इसको बोलते हैं ओरिजिन स्टेट, जहाँ से ओरिजिन हुआ। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन स्टेट, जहाँ पे पहुँचा, या कंजम्पशन स्टेट, जहाँ पे कंज्यूम हुआ। तो डेस्टिनेशन बेस्ड है जीएसटी या ओरिजिन बेस्ड है जीएसटी, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। क्या आप ये बताइए जीएसटी ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स मतलब दिल्ली को मिलेगा, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यूपी को मिलेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड का ही दूसरा क्या नाम है? कंजम्पशन बेस्ड, जहाँ पे ये कंज्यूम हुआ है, कंजम्पशन बेस्ड। तो जीएसटी से पहले था जो टैक्स थे उसमें था ये ओरिजिन बेस्ड, इनको मिलेगा। जीएसटी में कर दिया कंजम्पशन बेस्ड, इनको मिलेगा। बिकॉज ये कन्फ्यूजन 1947 से चला रहा है, वो आज तक कभी क्लियर हुआ ही नहीं। बीच में उन्होंने कह दिया चलो इन्हीं को दे दो, ख़त्म हुई बात। फिर अब गवर्नमेंट ने दोबारा सोचा कि नहीं, पैसा तो देखो यहाँ से जा रहा है। कस्टमर इज़ ऑलवेज द किंग, दुकानदार किंग नहीं होता, उसका कस्टमर होता है। तो पैसा यूपी से निकला, कस्टमर इज़ द किंग, इसका राइट बनता है, इनको दे दो। वैसे तो बराबर बराबर बनता है, लेकिन आप अब ध्यान रखना डेस्टिनेशन बेस्ड है, इसको मिलेगा। अब इसको मिलेगा तो फिर तो बात क्लियर हो गई। फिर तो भाई सेलर जो है बाहर से सेंट्रल जीएसटी ले ले और स्टेट जीएसटी ले ले, और स्टेट वाला दे दे यूपी को, सेंटर वाला दे। सेंटर में तो इंटीग्रेटेड की जरूरत ही नहीं है, तो इंटीग्रेटेड कहाँ से आया? तो अब देखिए इसमें सिस्टम ये होता है कि जो लोग दिल्ली में जिनकी शॉप है, जब वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो वो परमिशन मांगेंगे जीएसटी लेने की। किससे? गवर्नमेंट से। भाई मैं आपसे जीएसटी ले रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हो सर आप कौन होते हो जीएसटी लेने वाले? वो तो गवर्नमेंट लेती है। तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है भाई, ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लो, गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि ले लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम तो परमिशन नहीं देंगे। स्टेट का सिस्टम यह, स्टेट कहती है भी अगर आप हमारी स्टेट में हो तो परमिशन देंगे, दूसरी स्टेट वाले को परमिशन नहीं देंगे। मान लो वो टैक्स इकट्ठा करके हमें ना दे तो क्या करेंगे? यानी ये जो हमने यूपी ने मांगा था टैक्स, यूपी को देना है, तो यूपी से हमने कहा दिल्ली वाले ने कि हमें परमिशन दे दो, तुम्हारा टैक्स लेके तुम्हें दे देंगे। तो यूपी गवर्नमेंट से नहीं, हम परमिशन नहीं देंगे तुम्हें, तुम तो दिल्ली में हो, टैक्स लेके हमें ना दो, कहाँ ढूंढेंगे तुम्हें दिल्ली में? हम तो उसको परमिशन देंगे जो यूपी में है, और दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है हम उसको देंगे जो दिल्ली में है। तो दिल्ली वाला यूपी से परमिशन मांगेगा तो नहीं मिलेगी, दिल्ली वाला दिल्ली से मांगे मिल जाएंगे। मान लो दिल्ली की दिल्ली में बेचूँ, ये दिल्ली में इनको बेचूँ, तो अब तो दिल्ली गवर्नमेंट को देना है, परमिशन मिल जाएगी, लेके मैं दे दूँगा। यूपी में बेचा है, यूपी गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मैं दिल्ली में बैठ के यूपी से परमिशन मांगूँ, यूपी गवर्नमेंट नहीं देगी। यूपी गवर्नमेंट विल से यू मस्ट हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन यूपी, ताकि टैक्स ना दो तो पकड़ देंगे तुम्हें, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी स्टेट परमिशन उसको देती है जब सेलर उस स्टेट में हो। सेलर दिल्ली में, परमिशन यूपी से नहीं मिलेगी। तो अब बताओ टैक्स कैसे चार्ज करें? तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, तुम यूपी वाला भी हमें दे दो, हम दे देंगे यूपी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम तो पूरे इंडिया में परमिशन दे देंगे, जाओगा कि हाँ पूरे इंडिया कंट्रोल करते हैं, तुम एक काम करो यूपी वाला रहने दो, तुम हमसे परमिशन लो, हमें दो। तो पर्सन ने कहा जी आपको देंगे तो आधा तो आपका है ही सेंट्रल जीएसटी, बच्चे आधे का क्या नाम रखें, वो तो स्टेट का है, ले रहे हो आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे करो दोनों मिला के एक ही नाम रख लो, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल स्टेट इंटीग्रेट हो गए। तुम हमें दे दो, ना तुम सेंट्रल बोलो ना तुम स्टेट बोलो, दो हमें, हम हिसाब किताब करके यूपी को दे देंगे। इसलिए इसमें लगता है आईजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में बांट देगी। जिस जिस स्टेट का जितना जितना है, मैंने कुछ सामान यूपी में भेज दिया, कुछ हरियाणा में, कुछ पंजाब में, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ वहाँ, तो सारा टैक्स में दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी, इस साथ में रिटर्न लगाऊंगा, स्टेटमेंट भरनी पड़ेगी जीएसटीआर 1, और इस जीएसटीआर 1 में मैं बता दूंगा इतनी सेल यूपी, इतनी सेल पंजाब, इतनी सेल हरियाणा, इतनी सेल यहाँ, इसका इंटीग्रेटेड इतना, इसका इंटीग्रेटेड इतना, इतना। तो जो जीएसटी पोर्टल है वो इसको बाइफर्केट कर देगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से। पेमेंट में तो करूँगा PMT 06 चलान फॉर्म भर के, याद आया कल वाला? चलान फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा कि कौन सी स्टेट है, चलान फॉर्म में जितनी भी मर्जी स्टेट थी सबका इकट्ठा आईजीएसटी आएगा जी, 50 लाख का आईजीएसटी है।
तो जीएसटी पोर्टल से 50 लाख का जीएसटी दे दिया, ये तो बताओ कौन सी स्टेट में बेचा था। तो हम कहेंगे जी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, अलग से आ रही है, ये रहा, इसका टोटल मिला लेना, उसके टोटल से टैली हो जाएगा जीएसटी का। जितना इसमें दिखाएंगे उतना उसमें आ रहा है, टैली हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। फिर वो हर एक स्टेट के अकाउंट में उतना उतना डालेंगे, हर स्टेट को पेमेंट करेंगे। बड़ी लंबी अकाउंटिंग है, दैट विल बी डन बाय द जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल मीन्स दैट इज एन इंटरेक्टिव पोर्टल। किसने बनाई है ये? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस से बनवाई किसने है? जीएसटी नेटवर्क ने। जीएसटी नेटवर्क, पॉपुलरली कोड जीएसटीएन। तो जीएसटी नेटवर्क मीन्स इट्स ए कंपनी, कंपनी का नाम है जीएसटी नेटवर्क। लेकिन ये एनपीओ है, जो कंपनीज एक्ट में है ना, सेक्शन 8 वाली, सेक्शन 8 में है ना कंपनीज एक्ट में एनपीओ। पहले 1956 वाले में सेक्शन 25 होता था, अब 13 वाले में सेक्शन 8 है। तो ये एनपीओ है। ये एनपीओ बीच में कहाँ से आ गई? टैक्स देने वाले हम, लेने वाली गवर्नमेंट, बीच में आ गई एनपीओ। तो गवर्नमेंट से हमने जीएसटी में ना एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि टैक्स गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगी, एक प्राइवेट एजेंसी लेगी, ताकि बीच में कोई ब्राइब ना हो, काम बड़ा फास्ट हो, और इससे हम ले लेंगे। आपको गवर्नमेंट से कोई बात नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात मत करना, क्योंकि वो ब्राइब मांगेगा आपसे। तो हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक प्राइवेट एजेंसी को, वो भी एनपीओ है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। इसके आधे शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स ले लेंगे और आधे शेयर हम ले लेंगे। जनरली एनपीओ तो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होती है, लेकिन हम इसमें क्योंकि पैसा तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, हम इसके शेयर ले लेंगे। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी है, कुछ बैंक्स भी है जिन्होंने शेयर लिए है, और ये काम करेगी। तो इस सारी ड्यूटी इसकी है। तो ये कह रहे हम कैसे काम करेंगे? तो फिर उन्होंने बात की इन्फोसिस से। इन्फोसिस ने कहा हम एक पोर्टल बना देंगे, ऑटोमेटिक काम चलता रहेगा। पोर्टल बनाने का पूरा पेमेंट लगेगा, पेमेंट आपको देना पड़ेगा, उसको मेंटेन करेंगे पूरा पेमेंट। ह्यूज मनी हैज़ बीन पेड टू द इन्फोसिस। स्टार्टिंग में तो काम ही नहीं किया, काम कर रही है। तो अब दोबारा से सुन लीजिएगा। वन स्टेट टू द अदर स्टेट में भी ये रहेगा। मान लो मैं बेच दूँ स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, तो भी वही इंटर स्टेट सेल कहलाएगी, सेम सिस्टम। या चंडीगढ़ वाला बेच दे किसी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी से स्टेट में, तो भी इंटर स्टेट सेल लगाएगी। वन यूनियन टेरिटरी टू द अदर, दिल्ली टू चंडीगढ़, ये भी यूनियन टेरिटरी, वो भी यूनियन टेरिटरी, तो भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम यूटी लगेगा सेंट्रल एंड स्टेट या सेंट्रल एंड यूटी जीएसटी। ठीक है, तो इसको समझेंगे प्रैक्टिकल से भी। प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। ये अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पूरी बात समझेंगे। अभी मैंने जस्ट आइडिया दिया आपको कि क्या बात है। वो जो मैं कह रहा हूँ डेस्टिनेशन बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड, वो अलग से क्वेश्चन आता है, मैं वहाँ से रीड करवा देता हूँ। थोड़ा डेस्टिनेशन बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड पता लग जाए आपको। देखो पेज नंबर निकालिएगा 357, 357। क्वेश्चन नंबर है 9। 4 नंबर का नोट आएगा, तो इतना लिखना आपको 4 नंबर के नोट में। एक्सप्लेन ओरिजिन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, पेज नंबर 357, 357, क्वेश्चन नंबर 9। 4 नंबर का नोट मिलेगा, ये लिखना है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल, if tax is received and consumed by the state from mere movement of goods has started, it will be called origin based tax. That is, tax shall be received by the supplying state. If tax is to be received by the state where the goods are received for consumption, it will be called destination based tax और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। प्रायर टू जीएसटी सिस्टम डिफरेंट था, जीएसटी ने बदलाया। प्रायर टू जीएसटी इट वाज ओरिजिन बेस्ड टैक्स, बट अंडर जीएसटी इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फॉर एग्जांपल, इफ गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू यूपी, जीएसटी शैल बी रिसीव्ड बाय यूपी, बट प्रायर टू जीएसटी सेंट्रल टैक्स वाज रिसीव्ड बाय दिल्ली। इट इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन जीएसटी। इतना एक बार पढ़ दो, फिर मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो बताता हूँ।
इसमें जो लिखा ना प्रायर टू जीएसटी सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स को कर दो सेंट्रल सेल्स टैक्स, बीच में एक वर्ड डाल दो सेल्स। प्रायर टू जीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये मैं बता दूँ आपको क्या होता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज इश्यूड बाय दिल्ली। इतना रीड कर लो एक बार, यहाँ तक डाउट देखिए, फिर मैं दोबारा और बताता हूँ आपको। यहाँ तो कोई डाउट वाली बात। अब ये सेंट्रल सेल टैक्स सुन लीजिए क्या था। ये जीएसटी से पहले था, अब नहीं है, ये पहले था। क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स, पॉपुलरली कोड सीएसटी, इसको पॉपुलरली बोलते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये एक्ट था 1956 का जिसमें लगाया था सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956। आप बताइए जो टैक्स जीएसटी से पहले था, क्या उसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछेंगे? तो था ही उससे पहले, हमें क्या पता। बट दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, ये बताओ जीएसटी से पहले क्या था, मेन बातें बताओ, मेन टैक्स बताओ कौन से थे। तो इसलिए ये करना पड़ रहा है, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में भी दे रखा है। पहले वाले का क्या पता, भी पहले तो बहुत कुछ था। नहीं, पहले वाले का भी 4 नंबर क्वेश्चन फिर पूछ लेंगे। व्हाट आर द टैक्सेस विच हैव बीन सबस्यूम्ड बाय जीएसटी, विच हैव बीन सबस्यूम्ड बाय जीएसटी, यानी वो पुराने टैक्स कौन से थे जो जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, सबस्यूम कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए जीएसटी ने। तो फिर हमें 5-6 टैक्स बताने पड़ते हैं, भैया ये थे, एक सेंटेंस लिखना पड़ता है। ये था, जैसे हम कहेंगे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, वो मैन्युफैक्चर पे लगता था। फिर हम कहेंगे वैल्यू एडिड टैक्स था, वो सेल पे लगता था। फिर हम कहेंगे सेंट्रल सेल टैक्स था, ये वन स्टेट टू द अदर पे लगता था सेंट्रल सेल टैक्स। विद इन स्टेट सेल करेंगे तो वैट कह लो या सेल टैक्स कह लो पहले, और वन स्टेट टू द अदर करेंगे, जैसे अभी हम वन स्टेट टू द अदर में नाम बदल के क्या आ रहा है, आईजीएसटी। उस समय भी नाम बदल के आ रहा था, उस समय नाम बदल के आ रहा था सेंट्रल सेल टैक्स, ये लगता था वन स्टेट टू द अदर में। विद इन स्टेट में कौन सा लगता था, सेल टैक्स। अब इसकी थोड़ी और हिस्ट्री बता देता हूँ, ये क्यों लगता था, ये नाम क्यों आया था। देखिए, दिल्ली से सामान बेचा यूपी, ठीक है, सीएसटी जीएसटी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये ओरिजिन बेस था, दिल्ली का राइट बनता है। लेकिन ये बात 1956 में जाके क्लियर हुई कि दिल्ली का राइट है। तो ये झगड़ा चलता रहा 47 से लेके और 56 तक, यहाँ तक क्लियर ही नहीं था किसका है। तो दिल्ली ने कहा पता नहीं, हम नहीं मानते जी हमारा है, यूपी ने कहा हम नहीं मानते हमारा है। और इनका सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट बायर सेलर का हुआ था मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा हमारा है, एग्रीमेंट तो हमारे यहाँ होता। इसका पेमेंट महाराष्ट्र में होता, उन्होंने कहा हमारा है, पेमेंट तो हमारे यहाँ होता। एक ट्रांजैक्शन पे 4 बार सेल टैक्स देना पड़ता था। अब वो कॉमन गवर्नमेंट को कह रहे जी ये क्या बताओ, एक ट्रांजैक्शन में 4 मांग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें नहीं पता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेल टैक्स है वो स्टेट मैटर है, सेंटर मैटर नहीं है, यूनियन मैटर नहीं है, ये तो स्टेट का मैटर है। स्टेट के मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये एक टेक्निकल आस्पेक्ट है, सुनिए इस बात को भी। इस कंट्री में कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी, आप बताओ। ये रोड आगे की टूटी हुई है, इसको कौन ठीक करवाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। 3 टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल जिसमें एमपी जाते हैं पार्लियामेंट में, एक स्टेट जिसमें एमएलए जाते हैं, और एक एमसीडी लोकल गवर्नमेंट जिसमें एमएलसी जाते हैं, म्यूनिसिपल काउंसलर। तीनों के इलेक्शन होते हैं और तीनों को पब्लिक चुनती है। कंप्लीट सिस्टम पब्लिक के हाथ में है। 3 टाइप की गवर्नमेंट है, 3 बार इलेक्शन हो गए, 3 बार आप वोट डालने जाओगे, आप भी मैं भी 3 बार वोट डालने जाएंगे। 3 लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, सब 5-5 साल के लिए हैं, 5 साल के बाद दोबारा इलेक्ट करेंगे इनको। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा भी ऐसे करो, 3 टेबल बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम ये काम करोगे, स्टेट गवर्नमेंट तुम ये काम करोगे, लोकल गवर्नमेंट तुम ये काम करोगे, और आपस में लड़ोगे नहीं, अपना अपना काम करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो, सेल टैक्स लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट, तो हम तो बीच में कहाँ से आए, वो तो भाई ये जाने हमारे बस की बात नहीं है हम, और पब्लिक जो है लड़ती रही। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नाउ इट इज़ टू मच, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन अमेंड का प्रोसेस बहुत लेंथी है। सारी अपोजिशन पार्टीज़ को, रूलिंग पार्टी को, सारी स्टेट को, सब एग्री करेंगे तो अमेंडमेंट होगा। तो सब एग्री कर गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट तुम हट जाओ बीच में से, हम लेंगे, ना तुम्हारा ये हमारा। वो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर आया था, वो ले गया, छोटी कहानी। तो ये तो
आके क्या हम लेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम लेगा क्यों लेंगे का मतलब ये नहीं है कि हम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, दिल्ली वाले को कहेंगे तू सामान बेचेगा ये ले, हमारे वाला हमारे नाम से ले, हम तुझे परमिशन देंगे, और जब तू हमें दे देगा तो हम इसको क्या करेंगे, वापस तुझे ही दे देंगे, चल तू रख ले हमारे ब्याह। देखो अब इस बात को समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा टैक्स लगाने की पावर हमारी है, हम लेंगे। हम अपनी पावर किसी को भी दे दें, चलो दिल्ली गवर्नमेंट तुम्हें दे दिया, ले लो, हमारा है लेके हमें दो। जब दे दिया तो बाकी स्टेट्स को कहा अब हमारी मर्जी, हम किसी को दे, चलो तुम ही रख लो। तो अल्टीमेटली घूम के इन्हीं को मिलता था, लेकिन कलेक्शन कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर। और अभी भी कलेक्शन किसके नाम पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर, IGST, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी, यानी घूम फिर के बाद वही आ गई। बस पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे देती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे देगी। तो सेंट्रल सेल टैक्स नाम इसलिए था, नाम सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेवी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये करते थे, अथॉरिटी लेके वहाँ से देते भी सेंट्रल गवर्नमेंट को थे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वापस दे देती थी कि तुम ही रख लो। ये पुराना सिस्टम था। तो सेंट्रल सेल टैक्स कहीं पे भी आए तो समझ जाना क्या बात कर रहे हैं हम सेंट्रल सेल टैक्स की। और बदले में अब क्या आ गया, अब सेंट्रल सेल टैक्स हमारा काटा आ गया IGST। और क्या चेंज कर दिया, जिसके यहाँ सामान गया है उसको देंगे, इसको नहीं देंगे। ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन रीड कर लो, डाउट पूछ लो। यहाँ तक पहले डाउट पूछो, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ये तो इसका बैकग्राउंड था, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कोई बात क्लियर नहीं हुई हो। पहले वन स्टेट टू द अदर में क्या लगता था, वन स्टेट टू द अदर में GST से पहले क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। याद रखना, नाम याद रखना, क्योंकि वो लिखना पड़ेगा कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए, सेंट्रल सेल टैक्स। और मिलता किसको था अल्टीमेटली, उस स्टेट को जहाँ से सामान सेल हुआ है। और अब इसके बदले में कौन सा आ गया, IGST। लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। आधा हिस्सा देंगे किसको, उस स्टेट को जहाँ पे सामान पहुँचा है। ठीक है, अब लेट्स सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसका देखिए पेज नंबर 29 पे आइएगा। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल ऐसे मिलेगा, पेज 29 पे वापस इलस्ट्रेशन। मिस्टर एक्स इज डीलर रजिस्टर्ड इन GST एंड हैज परचेज गुड्स फ्रॉम हरियाणा। अब दूसरी स्टेट बीच में आती रहेगी, 10 लाख प्लस IGST। अब हरियाणा वाले ने क्या चार्ज किया है, IGST 12%। गुड्स वर सोल्ड इन दिल्ली। अब इसने, बायर ने दिल्ली में सामान बेचा, प्रॉफिट लिया 1 लाख का। CGST 6, SGST 6 इन दिस केस सेल वैल्यू एंड टैक्स चार्ज शैल बी एज गिवन बिलो। परचेज प्राइस 10 लाख, IGST 12% 1120। टेस्टेड हमने ले लिया 120 का, कॉस्ट आ गई 1 लाख, प्रॉफिट 1 लाख 11 लाख। CGST 6, SGST 6 1232। पेमेंट किया हमने गवर्नमेंट को, CGST 66। इनपुट एस्टाइड था हमारे पास, एडजस्ट कर लिया। फिर SGST, फिर इनपुट एस्टाइड था, एडजस्ट कर लिया, बैलेंस पे कर दिया। ठीक है, मल्टीपल टैक्सेशन कास्टिंग इफेक्ट तो है ही नहीं GST में। इतना एक बार देख लो, फिर इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या क्या बातें हैं। अब देखिए इसमें जो बातें समझने वाली है, मेरा आउटपुट CGST है, इसमें जो आउटपुट CGST आ रहा है वो आ रहा है 66,000, और आउटपुट SGST है वो भी 66,000 आ रहा है। लेकिन ITC जो है मेरे पास वो IGST का है, कितना, 1,20,000। तो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उसमें ITC भी CGST SGST का ही था और आउटपुट भी यही था। तो CGST वाला CGST से कर लिया, SGST वाला कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ITC तो किसी और टैक्स का है और आउटपुट टैक्स कोई और है, तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? दिस विल बी ए क्वेश्चन।
CGST CSD से हो जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। SGST SGST से कोई बात नहीं। नहीं क्या IGST इनसे हो जाएगा, या उल्टा करो, IGST का आउटपुट है इसका क्या वो हो जाएगा। तो इसको लेके फिर गवर्नमेंट ने कहा हम स्पेसिफिक रूल बनाएंगे, उस रूल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करोगे। और वो रूल नीचे दिए हुए हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट एज स्टेटेड सेक्शन 49 ब्रैकेट 5, द डिटेल्स रूल्स आर गिवन, कौन सा किससे हो जाएगा और कौन सा किससे नहीं होगा। तो पहला रूल मैं बोलता हूँ, वहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको रूल पढ़ाऊँगा। फर्स्ट रूल ये है, IGST का ITC इससे भी एडजस्ट हो सकता है, इससे भी हो सकता है। पहला रूल, टोटल 5 रूल है, आप पहले को समझना। उसे फिर आउटपुट CGST SGST एंड ITC ऑफ IGST यू आर अलाउड टू एडजस्ट इन व्हाट मैनर, द वे यू वांट। द वे यू वांट मतलब 66 उससे कर लो और बचा 54 इससे कर लो, या 66 इससे कर लो बचा 54 उससे कर लो, या 60 इससे कर लो 60 इससे कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर लो। तो यानी जो ये सोल्यूशन दिया हुआ यही सोल्यूशन ही है, 3 सोल्यूशन बनेंगे, 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो। यानी प्रिंसिपल ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्या है, इसको इससे करो, इससे करो, जितना मर्जी जिससे करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 60 60 66 54 66 54, ठीक है। 62 बैलेंस इससे, 63 बैलेंस इससे, 64 बैलेंस इससे, कितने कॉम्बिनेशन कितनी बन जाएंगे। ठीक है, अब आप बताओ मैं किससे करूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं इससे करूं पहले बचा इससे, या इससे करूं फिर बचा इससे, बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर इज द सेम। मुझे 100 रुपये देने हैं किसी को, मेरी इस पॉकेट में भी है, इस पॉकेट में, बोलो कौन सी पॉकेट से निकालूं, किसी से भी निकाल लो। उससे अल्टीमेटली तुम्हें 12,000 रुपये देना पड़ेगा, हमें करके देख लो एडजस्ट। तुमने हमसे एक 20 लेना है, तुमने हमें एक 32 देना है, 12,000 देना पड़ेगा। इसके नाम से दे देना, इसके नाम से दे देना, जिसके मर्जी नाम से दे देना, 12,000 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन फिर इन गवर्नमेंट्स ने कहा, मान लो इस गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, दिल्ली में बिका स्मार्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर तुमने सारा हमसे एडजस्ट कर दिया, हमें तो मिला ही नहीं कुछ, इनको तो फिर भी 12,000 रुपये मिल गया, तुमने 54 किया, तो हमारा तो लॉस हो गया। तो किसी गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है, इनका कोई लॉस नहीं है। वो सिस्टम डेवलप किया GST पोर्टल ने। GST पोर्टल ने कहा देखो दिल्ली गवर्नमेंट, तुम कह रहे हो उसने 66 यहाँ से एडजस्ट कर लिया, फिर हमें तो कुछ मिला ही नहीं ना। जब हमने मांगा 66, वो क्या एडजस्ट हो गया, जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को 12,000 रुपये पेमेंट करके आ गया, तो 12,000 रुपये तो दे देता हमें। तो उससे ऐसा नहीं है, वो आपको लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये GST पोर्टल एक अकाउंटिंग करती है, उस अकाउंटिंग में नेट रिजल्ट 0 आएगा, किसी का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन वो अकाउंटिंग सिलेबस में नहीं है, इंटर में भी नहीं है, फाइनल में भी नहीं है, बिकॉज वो तो उनका इंटरनल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और किस गवर्नमेंट को सबको जिसका जितना मिलता है मिल जाएगा। वो मैं अकाउंटिंग करके जाता हूँ। देखो लेट्स सी, मैंने 66 किया जस्ट यहाँ से, ये हो गया नील, सेंट्रल गवर्नमेंट 0, 54 किया यहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट 12,000 नेट टैक्स। ये 12,000 मैंने PMT 06 फॉर्म चालान फॉर्म भर के दे दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा वाला पैसा किधर गया भाई, 66,000। दिल्ली गवर्नमेंट से तो 12 ही मिला है, बाकी कहाँ गया, आप बताओ बाकी कहाँ गया। ना तो सेंटर को मिला ना स्टेट को मिला। तो देखो इसके अकाउंटिंग में दिखाता हूँ आपको, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। ये GST पोर्टल है, हरियाणा वाले ने बेचा दिल्ली वाले को, बेच करके लिया 1,20,000। ये 1,20,000 किसको दिया, GST पोर्टल को। सब पेमेंट यहाँ जाएंगी। GST पोर्टल ने इसे कौन से अकाउंट में डाला, IGST अकाउंट में डाला। कितना, 1,20,000, ठीक है, इस अकाउंट में आ गया। अब ये 12,000 रुपया दिल्ली गवर्नमेंट को मिल गया। दिल्ली गवर्नमेंट बाकी कितना मांग रही है, 54। तो ये पैसा रखा तो हुआ है GST पोर्टल के बाद, GST पोर्टल से ये तुम्हारी तो है, ले लो।
इसमें से दिल्ली तुम्हें हम 54 देते हैं, यानी तुम्हारे अकाउंट में इसमें से 54,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमारा, उन्होंने कहा बाकी बच गया 66 ये तुम्हारा है, ये 66 तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जीएसटी पोर्टल ने 66 सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, 54 इनको दिया, और जो कस्टमर था उसने 12 इनको दिया, इनका पूरा, और ये जो बांटना था ये बट गया अपने आप ही, गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जीएसटी पोर्टल से हमारे पास हिसाब है, ये पैसा लेके हमने रखा हुआ है आपके नाम का। अगर वो यहाँ से 54 एडजस्ट करेगा तो हम आपको 54 देंगे, अगर यहाँ से 66 एडजस्ट करेगा तो 66 देंगे। मान लो उसने 66 यहाँ से एडजस्ट किया तो स्टेट को 66 यहाँ से, सेंटर को 54 यहाँ से, उसने 30 किया तो 6 तो मिल गया, कस्टमर ने दे दिया, और बाकी बैलेंस 60 यहाँ से आ जाएगा। ये अकाउंटिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनकी अकाउंटिंग परफेक्ट है, किसी गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं, किसी पर्सन कोई लॉस नहीं। गवर्नमेंट से हमें क्या इतराज़ है भाई, तुम यहाँ से करो, वहाँ से करो, ये करो, वो करो, दोनों पॉकेट में 100 रुपया, हम कहें जी नहीं जी 50 दोनों पॉकेट से निकालो, क्या बात बनी? नहीं तुम इसी से 100 रुपये निकालो, क्या बात बनी? तुम इससे निकालो 100 रुपये, इससे निकालो, तुम इससे 20 निकालो, इससे 80 निकालो, इससे 70 निकालो, इससे 30 निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये सारे रूल ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं। अभी तो मैंने एक रूल बताया आपको, ठीक है? यहाँ तक डाउट इसका देखिए। ये सारा अकाउंटिंग की ड्यूटी जीएसटी पोर्टल की है। इसमें कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो बोलो। प्रैक्टिकल भी हम मोर करेंगे, तो सब सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल ये है। ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जीएसटी पोर्टल कर देगी, जिस गवर्नमेंट का जितना बनता है उतना मिलेगा, और जो सेलर है उसको जितना पे करना है उतना पे करेगा। तो क्वेश्चन में आपको आंसर निकाला, आपकी मर्जी, तो आप लिख देना we have a choice to adjust ITC either from this or from this in any manner, however we have done the adjustment, कोई एडजस्टमेंट करके दिखा देना, ठीक है? अब इसमें एक क्वेश्चन और देखो पहले, फिर उसके साथ और रूल देखेंगे। इलस्ट्रेशन देखो 11। Mr. X registered dealer in GST Act in Delhi and has submitted information given below. Purchased goods A from Haryana, 6 lakh IGST 20. Sold goods in Delhi at a profit of 20% of purchase price plus CGST 10, SGST 10. Purchased goods B from Delhi, 5 lakh, CGST 10, SGST 10. Sold goods at a profit of 30% of cost price plus CGST 10, SGST 10. Purchased goods C from Delhi, 7 lakh, CGST 10, SGST 10. And the goods were sold in interstate sale in UP, charge IGST 20, dealer has taken profit of 40% on cost. अब देखो ये क्वेश्चन पहले वालों से थोड़ा बड़ा है, पिछली क्लास का पार्ट भी बीच में आ जाएगा, आज की क्लास का पार्ट भी बीच में आ जाएगा, और जो ऊपर रूल है उसमें से कुछ नए रूल और आ जाएंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हमने परचेज किया गुड्स ए, तो उसकी इनवाइस बना लो, इस पर लगाया IGST 20% और फिर टैक्स रेट ले लिया, और उसके बाद में प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड करके विद इन स्टेट बेचा, CGST SD चार्ज कर दिया। फिर आ जाइए गुड्स भी, इस पे कॉस्ट हमारी 5 लाख ऐड कर लिया, CGST SGST, IT से अवेल कर लिया, प्रॉफिट ऐड करके विद इन स्टेट बेचा, CGST SGST। फिर गुड्स सी आ गई, परचेज किया, CGST SGST, टेस्टेड ले लिया, प्रॉफिट ऐड किया, लेकिन उसको दूसरी स्टेट में भेज दिया। अब इसका एडजस्टमेंट देखिए, कॉम्पिटिशन एक्ट। सबसे पहले IGST से स्टार्ट करना। IGST का आउटपुट देखो कितना है, 196। तो यहाँ पे एडजस्ट जो हम करेंगे वो IGST का ITC करेंगे। ये इसका सेकंड रूल है, मैं अभी बताऊंगा, पहले आप देख लो कैसे किया, एडजस्ट कर दिया 76। उसके बाद CGST आ गया 72 और 65 137। फिर हमने ITC एडजस्ट किया CGST का, इससे बैलेंस ये आ गया। फिर हमने SGST लिया, एडजस्ट किया, ठीक है। अब इसमें जो रूल बीच में इन्वॉल्व हो गया वो मैं आपको बताता हूँ क्या रूल इन्वॉल्व हो गया। जो इस इलस्ट्रेशन में सिचुएशन ये है कि अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट मेरे पास IGST भी है, CGST भी है, SGST भी है। मैं ITC की बात करूँ तो मेरे पास IGST का भी है, CGST का भी है, SGST का भी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले मैं किसका नंबर लगाऊं। पहले मैं इसको ख़त्म कर दूं
इसको ख़त्म कर दूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ, फिर इधर पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ। तो रूल 49(5) सेज योर फर्स्ट टारगेट शुड बी IGST। स्टार्ट विद दिस, नेवर स्टार्ट विद CGST SGST। पहले इसको ख़त्म कर दो। ये अमाउंट में लिख देता हूँ, मान लीजिएगा 10 लाख रुपया, ये 8 लाख रुपया, और ये मान लीजिएगा 12 लाख रुपया, और ये मान लीजिएगा 7 लाख रुपये, ये है 12 लाख रुपये, ये है 7 लाख रुपये। सिचुएशन मैंने बदली है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये है। इधर तो ये बना, इधर कौन सा बनेगा? क्या इधर मैं फर्स्ट टारगेट ये ले सकता हूँ? ये नो, इधर भी फर्स्ट टारगेट यही है। दोनों तरफ से IGST को ख़त्म कर दो। तो मैंने कहा लाइए ख़त्म करता हूँ। इस 1 लाख को मैं यहाँ ले आया, ये 2 लाख बैलेंस बचा और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, पहला टारगेट ध्यान रखना, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, ये 6 मिलेंगे आपको, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे। तो सबसे पहला टारगेट ये है। इसको ख़त्म करने के लिए ये मत यूज़ करना, ये मत यूज़ करना, ये यूज़ करना। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर दिया। इसको जो बचा 2 देना पड़ेगा। उसके बाद इसको ले लेना CGST को, CGST से CGST हटा देना, बैलेंस देना पड़ेगा। SGST को SGST से लेना, बैलेंस देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये कभी भी यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, और ये कभी यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, और ये कभी कभी यहाँ यूज़ हो सकते हैं। मैं अभी बताऊँगा कहाँ यूज़ हो सकते हैं। पहला टारगेट ये, पहला टारगेट ये। और प्रिंसिपल क्या है? इसको कभी इससे मत यूज़ करना। सेंटर स्टेट आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, और स्टेट सेंटर आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी सेंटर इससे एडजस्ट होगा, स्टेट इससे एडजस्ट होगा। कब होगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं कर देता हूँ 13 लाख, इसको कर देता हूँ 15 लाख। तो इसमें से 12 यहाँ यूज हुआ, और 12 ये यहाँ यूज हुआ। इसमें बचा 1, इससे बचा 3, ये 3 बचा है, ये 1 बचा है, और ये 2 देना मुझे, ये मुझे देना है, और ये मुझे लेने हैं। करेक्ट और नॉट? 13 लेना था, 12 देना था, एडजस्ट हो गया, 1 बच गया। तो क्या मैं इस बचे को यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ? वो से कर सकते हो, अगर आपके पास ये सरप्लस है। लेकिन पहले इसको ये एडजस्ट करना है, इसको छोड़ के नहीं। जैसे पहले 7 था, हमने कहा छोड़ो इसको, इसको एडजस्ट करें, वो नहीं हो सकता। CGST shall be adjusted first from CGST and balance if any IGST. SGST will be adjusted from SGST and balance from IGST. ये सारे रूल अभी पढ़वाऊंगा मैं आपको। If we have 1 and 3, can I do like this कि 2 यहाँ से एडजस्ट कर लूँ, बात खत्म, इसको छोड़ दूँ? No. If you have both in surplus, first use this, then this. पहले 1 लाख यूज होगा, फिर बचाया यूज होगा। तो रूल अब मैं बोलता हूँ, सारे आप सुनिएगा, फिर बाद में पढ़वाऊंगा। फर्स्ट एडजस्ट IGST फ्रॉम IGST। लेट्स सी सरप्लस है, ये 15 लाख है, ये 10 लाख है। सरप्लस फ्रॉम CGST और IGST इन एनी मैनर, जैसे कि पहले वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने किया था। उसमें पहले इससे एडजस्ट नहीं करना, किसी से भी करो, कितना भी करो, अभी जो बात मैंने की थी। इफ इट इज इन सरप्लस, आफ्टर एडजस्टिंग दिस, फर्स्ट adjust ITC of IGST from output IGST and balance if any from CGST or SGST in the manner you want. Then adjust CGST from CGST, surplus if any from IGST, SGST from SGST, surplus if any from IGST. If you have surplus CGST as well as IGST, then first use CGST, then SGST, and never use CGST from SGST or SGST from CGST. ये लिखा हुआ है, आप रीड करके देख लो। इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ करना पड़ेगा इसको। पेज नंबर 29 पे जरा अपने आप ये रूल पढ़ के देखो। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट एज स्टेटेड, एक बार रीड कर लो, मैं फिर रिपीट करूँ, मैं 2-3 बार रिपीट करूँगा इनको, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएंगे। हाँ देखो, अब मैं सिचुएशंस में आता हूँ, आप मुझे आंसर बता देना। अगर आप आंसर बता दोगे तो समझो आपको समझ में आ गया।
एक और आउटपुट है और एक और आईटीसी है। आईजीएसटी का आउटपुट है 10 लाख, आईटीसी है 15 लाख, सीजीएसटी 5 लाख, सीजीएसटी का आईटीसी है 1 लाख, एसजीएसटी आउटपुट है 4 लाख और आईटीसी है लेट्स सी 3 लाख। तो सबसे पहले टारगेट ये रहा, फर्स्ट टारगेट। आईटीसी कौन सा लेना है तीनों में से? आईटीसी भी इसका लेना है, आउटपुट भी ये लेना है। जब तक ये नज़र आए इनको गायब कर दो, बाकी बातें बाद में। पहला टारगेट ये रखना। तो गायब करने के लिए तो मेरे पास है पैसा, ये लीजिए, ये तो गया, बैलेंस बच गया 5 लाख। अब ये 5 मेरी चॉइस है, मैं पूरा 5 यहाँ यूज़ कर दूँ या 4 यहाँ यूज़ कर दूँ, 1 यहाँ यूज़ कर दूँ या 2 यहाँ यूज़ कर लूँ, 3 यहाँ यूज़ कर लूँ या 3 यहाँ यूज़ कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ। तो आप मुझे बताइए बेस्ट मेरे लिए क्या रहेगा। देखो मेरे पास 1 बचा हुआ है, 1 तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा ना। यहाँ मैं पूरा 5 यूज़ करके क्या करूँगा, ये 1 बेकार हो जाएगा और यहाँ मुझे 1 लाख का पेमेंट देना पड़ जाएगा क्योंकि ये 4 है, ये 3 है। तो मुझे इस फिगर को कितना यूज़ करना है इसके लिए ये ध्यान में रखना है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को मुझे कुछ ना देना पड़े। तो अगर मैं 4 यहाँ यूज़ कर दूँ और 1 ये यूज़ कर दूँ, ये नील और ये हिसाब ख़त्म, बचा 1। उस बचे 1 को यहाँ ले आऊँ और 3 यहाँ से ले लूँ, सब 0 हो जाएगा। मैंने कर दी मिस्टेक। मैंने मिस्टेक क्या कर दी, मैंने 5 यहाँ से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 1 बचा यूजलेस और 3 यहाँ से यूज़ किया, 1 पेमेंट करना पड़ेगा। क्या मैं इस 1 को यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। तो यानी एक टारगेट क्या है कि हमें गवर्नमेंट को कुछ ना देना पड़े जब तक हमें गवर्नमेंट से कुछ लेना है। हमें कितना देना है? नो। हमें कितना लेना है? नो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट का स्टाइल गलत कर दिया तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। देखो कैसे देना पड़ जाएगा। वैसे नो लेना नो देना है बराबर है, देखो 0 आना चाहिए ना। मैंने 5 यहाँ से यूज़ कर दिया, 3 यहाँ से, ये 1 देना पड़ा, जबकि 1 मुझे लेना है। वो कौन सी जो लेना वो रखो अपने पास, अगली बार बात करेंगे। कैरी फॉरवर्ड कर लो उसको, ये हमारे बारे में निकालो, अभी अगले महीने की 20 तारीख को पे करो, वो कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो बस ये हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा उल्टा सीधा, तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। अभी मैं सिचुएशन बदलूंगा, आप मुझे बताना। पहले इसमें डाउट। अब मैं एक बार रूल द्वारा बोल रहा हूँ, सुनिए। फर्स्ट एडजस्ट आईटीसी ऑफ आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी एंड बैलेंस इफ एनी, ये रहा। एडजस्ट फ्रॉम सीजीएसटी और एसजीएसटी द वे यू वांट, बेनिफिशियल टू यू। देन एडजस्ट सीजीएसटी फ्रॉम सीजीएसटी, बैलेंस इफ एनी फ्रॉम आईजीएसटी। उल्टा भी हो सकता है, ये बच जाए ये ना बचे। एसजीएसटी फ्रॉम एसजीएसटी, बैलेंस इफ एनी फ्रॉम आईजीएसटी। एंड इफ यू हैव बोथ CGST and SGST surplus, first use CGST, then use SGST, and never use CGST from SGST, SGST from CGST. दोबारा फिर रूट पढ़ के देख लो आप, फिर मैं सिचुएशन बदल के देता हूँ। एक रीडिंग और ले लो। सरप्लस देखो बुक से देखिए, ITC shall be adjusted, आगे समझना मैंने भी बोलो। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ITC of IGST shall be adjusted against output IGST and after that against CGST or output SGST, UTGST as per the order of the SSC. Then after IGST is adjusted, only after ITC of CGST SGST shall be used. जब तक IGST का ITC है तब तक तो हम CGST SGST को यूज ही नहीं करते, जब उसको ख़त्म कर लेते हैं तब यूज़ करेंगे, क्योंकि जब पहला टारगेट तो वही होता है ना। फिर आगे थर्ड में ITC ऑफ CGST अगेंस्ट CGST बच जाए तो IGST, लेकिन SGST के अगेंस्ट कभी नहीं हो सकता। एडजस्ट ITC और SGST हमेशा IGST बच जाए तो IGST, CGST से नहीं हो सकता। और दोनों बच जाए तो लास्ट में तो पहले CGST फिर SGST, ठीक है।
सबसे पहले किसको फिनिश करना है, इसको। देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ मिस्टेक कैसे होगी। ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 4 है, ये 15 था, 10 एडजस्ट हो गया है, नील है। अब बचा 5 5 4, इधर 5 4। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा इनको हाथ नहीं लगाना है। देखने में क्या लग रहा है, ये इससे कर दो, इससे कर दो, ये बच गया, खत्म है बात। गवर्नमेंट से ये डम्मी अकाउंट है, जीएसटी डम्मी अकाउंट है, इसमें कुछ बच गया तो जीएसटी पोर्टल को फिर ढूंढ ढूंढ के गवर्नमेंट किसका था किसका था किसका था देना पड़ेगा। तुम इसको ख़त्म कर दो बिल्कुल, जीएसटी पोर्टल से ये ख़त्म कर दो, और हमारे पास जो बचा हुआ अपने आप जिसका सेंटर स्टेट का सब में बांट देंगे। फर्स्ट टारगेट ये है। तो इसमें अगर ये एडजस्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले ये, चाहे इसको ऐसा कर लो 4 यहाँ से 1 यहाँ से कर लो, या इसको 3 यहाँ से 2 यहाँ से कर लो, या इसको कैसे भी कर लो, मतलब इसको नहीं छोड़ना पहले। तो लाइए इसको फिनिश करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ से, बचा कौन सा, 5 लाख का जीएसटी। ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 है। आईजीएसटी को ख़त्म किए बिना इनको हाथ नहीं लगाना। जब ये ख़त्म हो जाए तब ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया, 4 आईजीएसटी यहाँ ले आया, 1 आईजीएसटी यहाँ ले आया, बाकी बचा 4 यहाँ से एडजस्ट कर लिया, ये बच गया 1, ये बच गया 4, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया हमने। सेकंड रूल में लिखा है जब तक आईजीएसटी ख़त्म ना हो तब तक आपको सीजीएसटी यूज़ नहीं करना, क्योंकि जीएसटी पोर्टल को पता है कैसे अकाउंटिंग उनके लिए कन्वीनियंट है। उन्होंने ये रूल बनाए हैं कि ये अकाउंटिंग हमें सूट करती है, आप ऐसे करो, क्योंकि हमें बांटना है ना पैसा, तो सेंटर स्टेट में कन्वीनियंट है हमारे लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, अब उस पर आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में देखो हमने क्या किया। इलस्ट्रेशन 11 में प्रॉब्लम है ही नहीं। आईजीएसटी आउटपुट है 196, आईजीएसटी आईटीसी है 120, बात ही खत्म, आईजीएसटी खत्म। सीजीएसटी में आओ, अब आईजीएसटी तो है ही नहीं, तो अंडरस्टूड है भाई, सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, बच गया पेबल। फिर एसजीएसटी में आओ, तो आईजीएसटी तो हमारे पास है ही नहीं, तो सीएसजीएसटी से एसजीएसटी एडजस्ट करेंगे। तो ये वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी वेरी सिंपल की कैटेगरी में जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड ये है इस टाइप के, लेकिन रियल लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड आते नहीं है। बताऊं कैसे, देखो ये और ये फिगर हमेशा बराबर आएंगी, इट कैन नेवर डिफर, क्योंकि जब आप बेचोगे बराबर आएगी, विद इन स्टेट खरीदोगे बराबर आएगी, ये डिफरेंट है ही नहीं। बस डिफरेंस इसका आएगा, ये हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, ये हमेशा बराबर रहेंगी। इसको बराबर कर लो तो प्रॉब्लम का है, तो प्रॉब्लम बची ख़त्म ही हो जाएगी। इसको आंसर एडजस्ट कर, जो बचेगा दोनों तरफ आधा आधा कर लो, सबसे बढ़िया है। फिर दोनों में आधा आधा बच जाएगा, 50-50 कर लो, उतना उतना बच जाएगा। भाई मैं सारे को गायब कर दूँ, उसको सारे को बचा लूँ, बेटर है 50-50 कर दो। रियल लाइफ में नहीं आते, ये क्लासरूम में आएगी और एग्ज़ाम में आएगी। वो एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो कहेंगे जी पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड आईटीसी है, इस साल का तो 5 है, ये भी 5 है, बराबर है। पिछले साल का ये बचा हुआ है 11 लाख, ये बचा हुआ 2 लाख, वो बच नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन में बचा देंगे, सारा क्वेश्चन उल्टा सीधा कर देंगे। ये चेक करने के लिए स्टूडेंट को उसकी नॉलेज है कि नहीं है। लेकिन आपको ये 5 रूल पता है, कुछ भी करते रहो, सब पता लग जाएगा। मैं भी आपको क्वेश्चन दूँगा, आप सॉल्व करके देख लेना। रियल लाइफ में नहीं है प्रॉब्लम, ये क्लासरूम में और एग्जाम में क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। फिगर को डिफर करो, इसको ये डिफर कैसे हो जाएगी, तो हो ही नहीं सकती, ये बराबर आएगी। कि 50-50 है तो बराबर आएगी, अलग अलग कैसे होगी। रियल लाइफ में नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ में कैसी ट्रांजेक्शन होती होगी, या तो बंदा बाहर से खरीद के अपनी स्टेट में बेचता होगा, तो सिचुएशन क्या होगी, उसका आउटपुट आईजीएसटी नहीं होगा, सिर्फ इनपुट होगा। इनपुट को वो क्या करेगा, आधा आधा एडजस्ट करके आधा आधा बचा लेगा, सबसे बढ़िया, खत्म ही बात।
या बंदा अपनी स्टेट में बनाता होगा और दूसरी स्टेट में बेचता होगा, तो उसका आउटपुट आईजीएसटी आएगा, इनपुट नहीं आएगा। आउटपुट सारा ये आएगा, इनपुट ये आएगा। पहले इसको एडजस्ट कर लो, फिर इसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि पहले से जीएसटी ना भेजो। बस ऐसा नहीं होगा हरियाणा से खरीद के दिल्ली वाला पंजाब में बेचे जा रहा है। दिल्ली वाले का क्या मतलब, हरियाणा से खरीद पंजाब में, वो पंजाब वाला डायरेक्ट हरियाणा वाले से ना ले लेगा, हरियाणा वाला डायरेक्ट पंजाब में बेचेगा। हरियाणा वाला पहले दिल्ली को बेचता है, फिर दिल्ली वाला उसी को पंजाब में बेच देता है। ये क्या बात बनी? या तो बंदा सामान दूसरी स्टेट से खरीदता है या दूसरी स्टेट में बेचता है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, मैं सारी इंडिया की सारी स्टेट में सप्लाई करूँ। मैन्युफैक्चर मान लो मारुति उद्योग लिमिटेड है हरियाणा में, तो मारुति की गाड़ियाँ पूरे कंट्री में जाएंगी, तो जितनी भी गाड़ियाँ बनेगी पूरे कंट्री में जाएगी। तो सब जहाँ से क्या होगा, आईजीएसटी होगा, आउटपुट आईजीएसटी होगा। रॉ मटेरियल अगर वो सेम स्टेट में खरीद रहा है तो ये होगा। हो सकता है रॉ मटेरियल कुछ दूसरी स्टेट से खरीदा गया हो तो उसके पास आईजीएसटी भी आ सकता है। लेकिन ये 5 ही तो रूल है, ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 5 रूल अब उन्होंने फाउंडेशन में भी डाल दिए, तो जिन्होंने फाउंडेशन में स्टडी किया उनको पता होगा ये रूल सबने किए हुए हैं। इस समय जो भी बच्चे पिछले साल 1.5 साल से फाउंडेशन के सिलेबस में है, ये फाउंडेशन में भी इतना ही है, डिटेल में है उतना पार्ट। अभी भी जो बैच चल रहा है, मैंने अभी संडे को करवाया था इनको, ये सारा पार्ट एज इट इज करवाया उनको। तो फाउंडेशन वाले बच्चे ये सब पढ़ के आ रहे हैं, फिर इंटर में तो रिवीजन है उनका, तो डिफिकल्ट नहीं है ये। अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे फिर आपको लगेगा इसमें क्या खास बात समझ में आ रहा नहीं है। कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक पहले किसी को डाउट, इस क्वेश्चन में डाउट? ऐसा क्वेश्चन लिखवाऊँ सेम बुक से देख के कर लेना, सेम ऐसे लिखवाया था। डाउट पहले पूछ लो, क्वेश्चन में डाउट पूछ लो, प्रेजेंटेशन वगैरह सब देख लो, फिर मैं लिखवा दूँ। 2 मिनट लगा के पहले क्वेश्चन देख लो, डाउट या तो किसी को बोलो। चलो लिखिए फिर एक क्वेश्चन। Mr. X purchased goods A from हरियाणा, HR लिख देता हूँ हरियाणा, ₹10 lakh, IGST 12%, sold half of the goods to UP at a profit of 40% on cost plus IGST 12%, and balance half sold in Delhi, same profit of 40% plus CGST 6, SGST 6. Then purchased goods B from Delhi rupees 18 lakh, CGST 10%, SGST 10%, sold in Delhi, profit of 10% on cost plus CGST 10, SGST 10. Compute ITC, आउटपुट, नेट टैक्स। सेम इलस्ट्रेशन आप ओपन कर लेना, बिल्कुल एक एक लाइन मिला मिला के कर लेना।
बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन रख लेना, ठीक है, कर लीजिए। सेम इलस्ट्रेशन, सेम ही पार्ट है ना, कोई डाउट वाली बात है नहीं। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। बुक ओपन कर लो, इलस्ट्रेशन मिला मिला के कर लीजिएगा। हाँ प्लीज, जिसका सॉल्व हो जाए आ जाइएगा, जिसका सॉल्व हो जाए आ जाइएगा।
हाँ जी बताइए, इज दैट राइट? इसमें डाउट्स हैं तक? देखो IGST 84 नील हो गया, फिर बचा हमारे पास 36। अब 36 हमारी मर्जी हम कैसे भी यूज़ कर ले। 36 यहाँ से यूज़ कर लिया, पेबल 24 और यहाँ पर पेबल 60। मतलब पेबल मिनिमम निकालना है। कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लो, जो ये पेबल आएगा कम से कम आना चाहिए। कोई और मेथड ऐसा नहीं हो जिससे पेबल इससे कम आता हो। अगर इससे कम आता तो वो निकालेंगे। अपनी पॉकेट से हमें गवर्नमेंट को कम से कम देना है। तो अगर कोई और सिस्टम हो जिससे पेबल इससे भी कम आ जाए तो वो बेस्ट है, लेकिन आई थिंक किसी भी तरह से इससे कम नहीं आएगा पेबल। इतना पेबल आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो डाउट सर। वन स्टेट टू द अदर में क्या लगेगा? IGST। आधा हिस्सा कौन सी स्टेट को मिलेगा? जिसमें सामान कंज्यूम हुआ है, जहाँ पे सामान हमने बेचा है, हाफ उसको मिलेगा। लेकिन हम पेमेंट किसको करेंगे? IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का खाली नाम है, पेमेंट हम सब GST पोर्टल पे करते हैं। GST पोर्टल फिर देगी आगे गवर्नमेंट को। GST पोर्टल सारा नहीं देगी गवर्नमेंट को, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना ही देगी और जितना स्टेट का उतना ही देगी। वो हिसाब किताब करके देंगे कि गवर्नमेंट का सिर्फ नाम है, काम सब GST पोर्टल करती है। GST पोर्टल के पास सारी गवर्नमेंट्स के अकाउंट है और जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना उतना उसके अकाउंट में GST पोर्टल डाल देगी। अकाउंटिंग सारी GST पोर्टल करेगी। तो IGST स्टेट में किसी गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। GST पोर्टल जितना जिसका बनता है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उतना उतना उसके अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, डाउट यहाँ तक? और क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 16, illustration 16। ABC Limited is registered under GST Act, page number 35, question number 16। And a similar information given below: purchase raw material 4 lakh, CGST SGST, कंपनी परचेज्ड प्लांट मशीनरी। अब इसमें डिफरेंस ये आ गया, पहले हम खाली रॉ मटेरियल ले रहे थे, अब बीच में कैपिटल गुड्स भी आ गई, प्लांट मशीनरी। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल सेम ही रहता है। देखने में लगता है ये डिफरेंट होगा। 10 लाख प्लस CGST SGST, लाइफ ऑफ प्लांट मशीन दिया हुआ 5 ईयर्स, डेप्रिसिएशन 20% है SLM के रेट पे, प्रोसेसिंग चार्ज 2 लाख, प्रॉफिट 5 लाख, ऑल द गुड्स वर सोल्ड एंड चार्ज CGST 10 SGST 10। देखो रॉ मटेरियल खरीदा हमने 4 लाख का, उसमें CGST SGST लगा लिया, फिर हमें इसका ITC मिल गया। उसके बाद में प्लांट मशीनरी खरीदा 10 लाख का, तो क्या प्लांट मशीनरी का भी ITC मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। प्लांट मशीनरी का भी ITC में मिल जाएगा, 1-1 लाख दोनों का मिल जाएगा। उसके बाद जब कॉस्ट निकालेंगे प्लांट की, तो रॉ मटेरियल का अमाउंट पूरा आ जाएगा, लेकिन प्लांट मशीनरी का अमाउंट पूरा नहीं आएगा, बिकॉज उसकी लाइफ 5 साल है। तो सिर्फ 20% पार्ट कॉस्ट में आएगा, पूरा नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट मशीनरी 5 साल चलेगा। तो हर साल हम 20% कॉस्ट में ऐड करेंगे। इस साल हम ऐड करेंगे 20%, 2 लाख। प्रोसेसिंग पूरा, प्रॉफिट और टैक्स आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देखो आप आराम से एक बार। फिर इसके क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है एक्सेस जो बचा CGST कैरी फॉरवर्ड होगा, एक्सेस SGST कैरी फॉरवर्ड होगा, एक्सेस टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड और रिफंड कैन बी क्लेम्ड एज पर सेक्शन 54। तो मैंने कहा रिफंड मिलता नहीं है, यानी सेक्शन 54 में कुछ स्पेशल सिचुएशन है जिसमें मिलता है। वो कह रहे 54 के हिसाब से रिफंड बनता तो ले लेना, वैसे रिफंड नहीं मिलता। अब 54 सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा 54 लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 54 रिफंड शैल बी अलाउड इफ क्रेडिट हैज बीन एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स इज हायर देन द रेट ऑन आउटपुट सप्लाईज। Refund shall be granted within 60 days from the date of application
अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 56 6% पर एनम आफ्टर 6 डेज। तो ये पैराग्राफ मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे पहले आप ऊपर का क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में पहले किसी को डाउट है पूछिए, फिर इस पैराग्राफ की बात करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट जो क्लियर नहीं हो। देखिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, कुछ भी अमाउंट ले लो 10 लाख का, ठीक है। फिर एक प्लांट मशीनरी भी खरीदा है, लेट्स सी 10 लाख का। इसकी लाइफ 5 ईयर है, 20% SLM पे डेप्रिसिएशन रेट है। तो जब मैं कॉस्ट निकालूंगा रॉ मटेरियल तो मैं पूरा ले लूँगा, ये तो इसी साल में कंज्यूम हो जाएगा। क्या प्लांट मशीनरी भी 1 साल में कंज्यूम हो जाएगा? वो तो 5 साल चलेगा। तो क्या ये पूरा 10 लाख कॉस्ट में आएगा? बिल्कुल नहीं, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट आएगा 2 लाख। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही डिफरेंस है। ये कंसेप्ट तो आपने अकाउंटेंसी में भी किया है। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं हम? क्योंकि पूरी कॉस्ट को P&L में डेबिट करना अलाउड नहीं है। जितना जितना रेट है डेप्रिसिएशन का उतना ही डेबिट हो सकता है। तो 11th क्लास से हम समझते हैं डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, वो सेम कंसेप्ट है। जितनी उसकी लाइफ है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 5 ईयर तक 2-2 लाख क्लेम करेंगे और इसमें कोई नया फैक्टर नहीं है। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी का नहीं, देखो टोटल 130 है, 40 वो और 90 है। कर लो, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब IGST को IGST यूज़ करना है। अब उसमें मान लो उल्टा कर दें, प्लांट मशीनरी का पूरा यूज़ कर लो, बचा हुआ रॉ मटेरियल का यूज़ कर लो, तो एक ही बात है। और टोटल जितना ITC हमारे पास बचा है उसको कैसे भी यूज़ कर लो। हमने अलग अलग दिखाया, अलग अलग ना दिखाओ। जैसे टोटल हमारे पास ITC कितना आ रहा है उसका, ITC का टोटल एस्टेट कितना हमारे पास? 1 लाख 140 नहीं, खाली प्लांट मशीनरी का बोल रहा हूँ मैं। प्लांट मशीनरी का कितना है? 1 लाख है ना। तो 1 लाख वो यूज़ कर लो, बाकी भी हमारे पास है। तो हमने बचा 10 कहीं और यूज़ किया होगा ना। देखो एक बार मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, जस्ट सी। इस क्वेश्चन में CGST ITC है 40,000, SGST 40,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी में CGST है, SGST है। CGST है कितना? 1 लाख और SGST है 1 लाख। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट, तो इसमें IGST तो है ही नहीं ना, बस आउटपुट CGST और ये है। तो एक ही बात है। मान लो आप 1 लाख यूज़ कर लोगे तो बचेगा तो फिर भी वही 10,000 बचेगा, तो 10,000 ही ना। हमारे पास ये 140 है, देखो 140 है और वो आउटपुट 130 है। आप कह रहे हो ऐसा कर लूँ मैं, 1 लाख ये यूज़ कर लूँ और 30 ये भी यूज़ कर लूँ, तब कितना बचा? 10,000। और जो बुक में कर रखा कितना बचा? 10,000। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? बचा तो 10,000 है। गवर्नमेंट से जो आपका 10,000 कैरी फॉरवर्ड कर लो, वो 10,000 किसका था? प्लांट मशीन रॉ मटेरियल। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल IGST ITC 140, टोटल आउटपुट 130, एडजस्टेड 130, कैरी फॉरवर्ड 10। एक ही बात है, सेम थिंग है। वो प्लांट मशीनरी का था, ये वही बात होगी ना। इस पॉकेट में 100 रुपये, इस पॉकेट में 100 रुपये, 100 खर्च करने बचेंगे तो 100। मैंने इस पॉकेट वाले खर्च कर लिए तो इस वाले 100 बच गए, इसके खर्च कर लिए तो इस वाले 100 बच गए। फ़र्क क्या पड़ा? कुछ नहीं। उसमें 10,000 बचेंगे। तुम्हारी मर्जी प्लांट मशीनरी वाला यूज़ करके रॉ मटेरियल के बचा लो, तुम्हारी मर्जी रॉ मटेरियल वाला यूज़ करके प्लांट मशीनरी बचा लो, बचेंगे वो 10,000 ही, ठीक है ना। और देखो डाउट्स, ठीक है, इधर राइट, यहाँ तक। अब जो नीचे लिखा हुआ है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो सेक्शन 54 किससे डील करता है? रिफंड से। पहले ये कहता है नो रिफंड, फिर कहता है हाउएवर एज ए स्पेशल केस रिफंड इज अलाउड। वन इज एक्सपोर्ट, अदर इज जो यहाँ लिखा हुआ है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर।
इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। दो केस में हम आपको रिफंड दे देंगे, या तो इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर है तो बताओ, या एक्सपोर्ट है तो बताओ। एक्सपोर्ट में तो मैंने अभी आपको हिंट दिया, क्यों दे देंगे भाई रिफंड, उससे हमें क्या करें, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। पेट्रोल कहाँ से खरीदेंगे बिना फॉरेन एक्सचेंज के? इंडियन रुपी में कोई पेट्रोल नहीं देता। किसी कंट्री से कह दो जी इंडियन रुपी नहीं देंगे, सिर्फ ईरान ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि चलो आप ऐसा करना, इंडियन रुपी दे देना, फिर बदले में हम आपसे सामान खरीद लेंगे। इसलिए इंडिया ईरान के मामले में वर्ल्ड में हमेशा चुप रहता है। कुछ भी होता रहे, अंदर ही अंदर ईरान से मिले रहते हैं। और इसीलिए अमेरिका इस समय इंडिया से बहुत नाराज़ है कि ये हमने ईरान पे अटैक किया और इंडिया चुपचाप देखता रहा। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन और कर दिया। फ़ोन पे क्या बात हुई ये तो नहीं पता, ये फ़ोन किया है, ये सारी दुनिया को पता है फ़ोन किया है। क्योंकि अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। सिर्फ ईरान ऐसा कंट्री है, कहते पेट्रोल की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम इंडियन रुपी दे देना, बदले में उससे तुम्हारा सामान खरीद लूँगा मैं। तो यानी ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ना एक्सपोर्ट का बड़ा वो है, हर कंट्री चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट हो जाए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट सेज करो आप एक्सपोर्ट, मत लो आउटपुट टैक्स, छोड़ो जीएसटी को। फिर वो कह रहे हैं जी मैं फिर आईटीसी का क्या करूँगा। अच्छा तो मैं वापस कर देंगे भाई। अब ये इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बहुत कम कर दिया। टू व्हीलर पे तो बिल्कुल ही कम है ही नहीं। गवर्नमेंट वांट इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर जो है सारी दिल्ली इलेक्ट्रिक ले, पोल्यूशन से बचाव हो जाएगा, ऊपर से पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा और टैक्स गवर्नमेंट से माफ़ कर देंगे। लेकिन उसमें जो पार्ट्स लगते हैं ना, उन सब पे हाई रेट है जीएसटी का, 10%, 12%। तो जितने भी टू व्हीलर बनाने वाले हैं ना ये इलेक्ट्रिक, वो सारे कह रहे हैं जी ये तो इतना सारा आईटीसी बच गया, इसका क्या करें। उससे अच्छा इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर है, रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स का रेट ज़्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट का कम है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। जनरली ऐसा होता नहीं है, रॉ मटेरियल का रेट कम होता है, फिनिश प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है। लेकिन कई जगह ऐसा उल्टा है, ऐसे कंस्ट्रक्शन में भी है, जो खरीदा जा रहा है उसका रेट ज़्यादा है, जो बेचा जा रहा है उसका कम है। तो ये तो फिर कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड तो होता ही रहेगा, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ भी तो कंसेप्ट ला सकते थे कि एक दिन आए, मुझसे आप कोई बात नहीं ले लो आप, लेकिन हर जगह नहीं। जहाँ हम कहेंगे वहाँ मान लो 50 जगह ऐसा है तो हम एक एक करके चेक करके देखेंगे क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, फिर जिसमें हम कहेंगे इसमें अलाउड है उसी में अलाउड है। यानी ये नोटिफाइड भी होना चाहिए। गवर्नमेंट एक एक को बताएगी कि भाई आपको अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है, आपको अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। उनसे हम देखेंगे प्रायोरिटी आइटम है या फालतू की लग्जरी आइटम है। तो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। एक तो पेट्रोल का खर्चा, ऊपर से वो, और फिर बड़ी व्हीकल का तो डर लगता है इलेक्ट्रिक या रास्ते में कहीं रुक जाएगा, चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग ख़त्म होगी, ये करें। तो टू व्हीलर तो लोकल होता है, काम चल जाएगा। ये लिखा हुआ है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अलग से 54 सेक्शन है, सिलेबस में नहीं है, तो कहीं भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस। अब आप रीड करके देख लो सारे, नो डाउट बताओ आप। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, एसेसरीज का रेट ज़्यादा और उनसे बने प्रोडक्ट का रेट कम। इन जनरल होता नहीं है, ये इन्वर्टेड उल्टा है। इन जनरल सीधा सीधा होता है, उसका रेट कम और फिनिश प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा। ठीक है, डाउट देख लो। चलो ब्रेक करते हैं, फिर बाकी पार्ट ब्रेक करके। देखिए क्वेश्चन डिक्टेट करवाता हूँ मैं आपको, सब मिला करके देखिए क्वेश्चन। उससे पहले डाउट तो नहीं किसी को? एक क्वेश्चन में सब मिला के डिक्टेट करवाता हूँ, सॉल्व करके देख लो। अगर ये सॉल्व हो गया समझो सब समझ में आ गया, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर नहीं समझ में आया। Mr. X registered under GST.
purchased raw material rupees 40 lakh plus IGST 24%. He purchased one plant and machinery rupees 50 lakh, CGST 10, SGST 10. Life is 5 years. Rate of depreciation 20% on SLM. He has taken services of production engineer and paid rupees 12 lakh, CGST 9, SGST 9. अब आप बताइए कॉस्ट निकालते हुए क्या ये अमाउंट भी कॉस्ट में आएगा? जो फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट निकालेंगे, है ना, तो उसमें रॉ मटेरियल तो आएगा। प्लांट मशीनरी का 20% आएगा जो अभी क्वेश्चन देखा था। व्हाट अबाउट दिस, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा कॉस्ट में? देखो ये कॉस्टिंग में बेसिक फैक्टर्स हैं, पर कॉस्टिंग अभी आपने स्टडी नहीं किया होगा ना ग्रुप 2 में। कॉस्टिंग का सिंपल फैक्टर है भाई, जो कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके बनाने में जो भी आपने इनकर किया सारा जोड़ दो, कॉस्ट आ जाएगी। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से ये भी बीच में ऐड हो जाएगा। तो जो मेरे घर में खर्चा हुआ वो भी ऐड कर दूँ? ऑफ कोर्स नो। जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ऐड होंगे, पर्सनल तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे। तो अब बताओ क्या 12 लाख ऐड होगा? यस। क्या इसका टेस्ट रेट मिलेगा? यस और नो? यस। तो इसको मैं टेक्निकल मैनर में आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन तो अभी मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल मैनर में बता दूँ कि कोई भी पर्सन, चाहे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, चाहे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या ट्रेडर हूँ, 3 टाइप की चीज़ें लेता है कुछ भी करने के लिए। उन तीनों का टेस्ट रेट मिलेगा। एक होता है रॉ मटेरियल, इसी में आगे स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, एक्सेसरी सब आ जाते हैं। एक होता है कैपिटल गुड्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। और एक होता है इनपुट सर्विसेज। इन 3 को मिला करके कुछ भी हम कर सकते हैं। किसी के 2 हो सकते हैं, किसी का ये 1 हो सकता है, किसी के 3 के अलावा नहीं हो सकते। सोच के देख लो आप। तो जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है, एनी पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज इज अलाउड टू टेक इनपुट एज क्रेडिट फॉर द रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट्स, फॉर द कैपिटल गुड्स एंड फॉर द इनपुट सर्विसेज। तीनों का मिलेगा। तो ये टेक्निकली आप इसमें ध्यान रखना कि टेक्निकली इसमें कितनी बातें आ गई है। टेक्निकली इसमें 3 बातें आ गई है। ये रहा 1 पार्ट। इसके साथ में स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, एक्सेसरीज लिख दूँ वो भी एक ही बात है। दूसरा पार्ट ये रहा और तीसरा पार्ट ये रहा। क्या कोई चौथा पार्ट आ सकता है? इम्पॉसिबल। सोच के देख लो आप। तो जीएसटी लॉ में आगे लिखा हुआ है टेक्निकल मैनर में, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज शैल बी अलाउड to take input as credit for the raw material, spare part, component, also for the capital goods, plant machinery, furniture, etc., and also for the services taken. तो इन 3 का हमेशा टेस्ट रेट आपको देना है। 3 ही बनते हैं, चौथा कोई बनता नहीं है। ठीक है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये सिस्टम है। क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, आपको सबको कॉस्ट में ले लेना है और साथ में जीएसटी चार्ज कर लेना है। अब देखो मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ जीएसटी में, आपसे फीस लिया है तो मैंने जीएसटी भी लिया, गवर्नमेंट को दूंगा, लेकिन मैं टेस्ट रेट भी तो लूँगा। किसका लूँगा? इसका लूँगा। ये मैंने खरीदा है। ये क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल।
सर्विसेज, कैपिटल गुड्स है। मुझसे बताओ इसकी लाइफ, मैंने कहा 5 साल। बताओ रेट, मैंने कहा 20%। तो इतना आप अपनी कॉस्ट निकालना चाहो और ले लेना। टेस्ट राइट तो हम स्टार्टिंग में आपको अलाउ कर देंगे। प्लांट मशीनरी का देख लो, टेस्ट राइट हमने बिगिनिंग में ले लिया, पिछले क्वेश्चन में लिया था ना। टेस्ट राइट पूरा मिलेगा, लेकिन कॉस्ट निकालोगे तो जितनी लाइफ है उतना लेना। क्लियर और नॉट? तो क्या मैं इस माइक सिस्टम का भी लूँगा कैपिटल गुड्स। टेस्ट राइट पूरा ले लूँगा, इनवाइस आ जाए और ये मेरी फैक्ट्री में आ जाए, मेरे ऑफिस में आ जाए, चाहे मैं यूज़ करूँ या ना करूँ। खरीद करके नया पैक करके रख दिया, मिलेगा। तीसरा सर्विसेज कौन सी? भाई आपको पढ़ाने के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर मैंने किसी ने बनाया, किसी ने बना के मुझे दिया है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो वो कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। मैंने सर्विसेज लिया है, उससे मुझसे पेमेंट लिया है, उसमें मैंने GST दिया। क्या मुझे टेस्ट राइट मिलेगा? ऐसे आप किसी के बारे में सोच लेना। आप किसी दुकान में घुसोगे ना, आप नज़र दौड़ाना कि इसने किस चीज़ का टेस्ट राइट लिया होगा। अच्छा, इसका तो लिया होगा, कैपिटल गुड्स है, ठीक है। जो सामान खरीद के रख रखा है, जो मुझे बेचेंगे उसका भी लिया होगा। किसी की सर्विसेज लिया है, उसका भी लिया होगा। सपोज गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, आपको भी पता है सारा एनक्रिप्टेड होता है, की होती है। वो की कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा। तो वो की हमें बना के देते हैं, पर की वो पेमेंट लेते हैं कि जी हमसे पर की इतना पेमेंट लेंगे, आपको की बना के दे देंगे। वो स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट को आप एक की दे सकते हो, दूसरी की दूसरे स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। जितनी आपको चाहिए बता दो, पर की पेमेंट लेंगे, उसके साथ GST लगेगा। तो क्या उस GST का टेस्ट राइट मिल जाएगा। ये इंटरेक्टिव पैनल जिस पे मैं लिख रहा हूँ, क्या इसका मिलेगा? कंप्यूटर का, इनका सबका मिलेगा। इस कैमरे का मिलेगा, चेयर्स का मिलेगा, LCD का मिलेगा, क्योंकि ये सारी मेरी आउटपुट सर्विसेज से कनेक्टेड है। ये आउटपुट प्रोडक्ट बनाएगा, हमने आउटपुट सर्विस बनाई है। कौन से सर्विस प्रोडक्ट तो एक ही बात है, तभी इस एक्ट का नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों इकट्ठा है, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, ठीक है। यहाँ तक डाउट? टेक्निकली मतलब मैं चाह रहा हूँ आपको टेक्निकली भी आप समझ जाओ कि इसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं और चौथा फैक्टर हो नहीं सकता। रॉ मटेरियल मैं 2 बना दूँ, 3 बना दूँ, 4 बना दूँ, फैक्टर वो एक ही रहेगा, रॉ मटेरियल है। स्पेयर पार्ट बोल दूँ, कंपोनेंट बोल दूँ, एक्सेसरी बोल दूँ। आप कहीं चले जाना, एक क्लाइंट आया है CA के ऑफिस में, तो अपनी नज़र दौड़ाएगा किस का टेस्ट राइट लिया होगा। पहली बात तो क्लाइंट को तो पता ही नहीं, लेकिन पता हो तो किसका टेस्ट राइट लिया होगा। अच्छा, इनके हाथ में लैपटॉप है, इसका टेस्ट राइट तो लिया होगा इन्होंने। अच्छा, इतना फर्नीचर इसका भी लिया होगा। अच्छा, ये AC वेसी सबका लिया होगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर इतने सारे यूज़ करने पड़ते हैं भाई, रिटर्न भेजनी है तो आजकल तो सारा काम सॉफ्टवेयर ही करता है। और क्लियर टैक्स वाले इतना रेट बढ़ा दिया उन्होंने, उसका अल्टरनेटिव आ गया कंप्यूटेक्स, वो थोड़ा पेमेंट कम ले रहा है। तो सारे CA ने सब क्लियर टैक्स छोड़ के सब वो ले रहे हैं, क्योंकि इतना पेमेंट वो चार्ज कर रहे हैं। वो होता वो कस्टमाइज है और हर एक के लिए अलग से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैनुअल सिस्टम तो गया। अब रिटर्न को कौन बनाए कौन भरे, वो तो सीधा पर्टिकुलर डालो, अपने आप रेडी करके अपने आप फाइल कर देंगे रिटर्न कंप्लीट, ठीक है। तो GST में आप 3 बातें ध्यान रखना। कौन सी? रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, एक्सेसरी। नंबर 2 कैपिटल गुड्स। नंबर 3 सर्विसेज। तो आप तीनों का दे देना, करेक्ट। चलिए आगे। He incurred processing charges ₹3 lakh. Profit 5 lakh. Sold entire product and charged CGST 14, SGST 14, ठीक है। He has brought forward ITC of IGST on 1/4/24 ₹20 lakh। 20 लाख का पिछले सालों का IGST कैरी फॉरवर्ड करके ला रहा है वो। कंप्यूट
वही तीनों चीज़ें, आईटीसी, आउटपुट एंड नेट टैक्स। 20 लाख का पुराना आईजीएसटी है, तो ध्यान रखना पहले आईजीएसटी को ख़त्म करना है। जब तक आईजीएसटी ख़त्म नहीं होगा सीजीएसटी यूज़ नहीं होगा, एसजीएसटी यूज़ नहीं होगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये, प्लस जो इस साल का आईजीएसटी लेंगे वो तो एक ही बात है, इस साल वाला पहले कर लिया है, ये करें तो सेम थिंग है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो अनलिमिटेड है, तो डू नॉट मैटर। तो ये करंट के अंदर ही मर्ज हो जाएगा, मर्ज करके फिर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। बुक ओपन कर लेना, फॉर्मेट वही जो मैंने ब्रेक से जस्ट पहले नहीं दिखाया था क्वेश्चन, सेम। ब्रेक से पहले जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन किया था ना, सेम। कोई वर्ड सेंटेंस समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं दोबारा रिपीट।
हाँ जी, अब बताइए डाउट्स। सारा एडजस्ट हो गया या कुछ बच गया? बच गया। जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कौन कौन सा बचा है? नीचे लिखा है, हाँ एक्सेस ये रहो ना, एक्सेस SGST और ये CGST है कैपिटल गुड्स का। अच्छा, ये तो कैपिटल गुड्स का बचा और ये सर्विसेज का बचा है ना, ये कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे SGST। और जो भी बचे हैं नीचे लिस्ट बना देना जैसे बनाई है, बट डाउट देख लो आप। वो ये भी अलग अलग करने की जरूरत नहीं, टोटल करके लिख दो जितना बचा है, किसी का ही बचा होगा अलग अलग करके लिख दो तो भी ठीक है, मिला के लिख दो, खाली ये लिख दो एक्सेस तो भी ठीक है। वो तो CGST सारा इकट्ठा है, SGST सारा इकट्ठा, अलग अलग दिखा तो भी कोई बात नहीं, इकट्ठा दिखा तो भी कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट ठीक हुआ, ये एडजस्टमेंट चेक कर लो सही है। सबसे पहले किसको एडजस्ट किया होगा? सबसे पहले एडजस्ट करना IGST को। फर्स्ट टारगेट हमारा IGST होगा जब एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्ट किया है IGST, आउटपुट IGST था बस, ठीक है। इज दैट राइट? आप देख लो, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैं मान के चल रहा हूँ, आप देख रहे हो सही है। अगर डाउट होगा तो नेचुरली आप मुझे बताओगे, फिर मैं उसको देखूंगा वो क्या हुआ है। क्वेश्चन भी मैं तो ऐसे लिखवाया था, मुझे याद थोड़ा है क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया है। आप देख लो अच्छे से, आपको जिसको डाउट है बताओ, वो मैं बता दूंगा फिर आपको। जिसको डाउट है बोलो, है किसी को डाउट किसी पार्ट में? ठीक है, अब मैं रूल दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। फर्स्ट एडजस्ट ITC ऑफ IGST अगेंस्ट आउटपुट IGST, surplus if any either from output CGST or from output SGST in any manner। एक रूल हो गया। नंबर 2, एडजस्ट CGST from CGST, SGST from SGST। थर्ड, surplus SGST or surplus CGST can be adjusted against output IGST। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बीच में कुछ गलत बोलो तो बता दें। इफ वी हैव बोथ सरप्लस CGST एज वेल एज SGST, फर्स्ट एडजस्ट CGST अगेंस्ट IGST एंड देन SGST अगेंस्ट IGST। करेक्ट? एक बार रीड करके देखो आप रूल, मतलब इसको रट लो ऐसे। इस पे 4 नंबर का नोट आता है, फटाफट लिख दो उसको, चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख दो चाहे ये लिख रखा है उसमें लिख दो, बात तो एक ही है। पेज नंबर 29, इनको रूल को रट लो आप अच्छे से। सेक्शन भी याद रखना इसका 49(5), इंपॉर्टेंट सेक्शन 49(5), इंपॉर्टेंट सेक्शन जरूर याद रखना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 49(5). अब आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो यहाँ करके सारे रूल रिपीट करेगा? एनीवन हु वांट टू कम हियर एंड रिपीट द रूल? जो भी यहाँ के रिपीट करना चाहे रूल, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी, मिक्स भी। हाँ जी हिमांक, बताओगे? बताओगे सारे रूल? नहीं, इनको पूछो साइड में। क्या कह रहा है? पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले वाला कि उससे पहले वाला? अच्छा वो, हाँ जी बताओ, तो बताओगे? नहीं, जतिन बताएगा। जतिन तो आ इधर। नहीं, हाँ जी अच्छा, खुशबू नहीं, आप में से ट्राई करो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई पनिशमेंट थोड़ा है। बीच में छोड़ देना, जितना याद हो बता देना, बाकी छोड़ देना, है ना? कोई ज़रूरी नहीं पूरा बताना, गलत भी बता सकते हो, अपने आप बच्चे ठीक करवा देंगे। जैसे आप गलत बोलोगे फिर देखना सारी क्लास बोलेगी ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो
तो कौन ट्राई करेगा बताओ? और 5 मिनट लगाओ, अच्छे से रीड कर लो, 5 मिनट में याद कर लो फटाफट। 5 मिनट का टाइम है। उसके बाद जिसको मैं बुलाऊंगा वो आएगा 5 मिनट के बाद। मैं अपनी तरफ से बुलाऊंगा, आप 5 मिनट लगाओ। अच्छा, अब इसमें जितने इलस्ट्रेशन है ना, क्वेश्चन है, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम क्वेश्चन। देखो एक बार जरा पेज 49 निकालना, एक बार पेज 49 निकालना, 49, एक बार जरा पेज नंबर 49 निकालना, 49 पेज नंबर 49। देखो ये एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ये सारे सॉल्व कर लेना, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन छुपा के सॉल्व करना। पेज 49, पेज 50, 51, 52, यहाँ तक एग्जाम के क्वेश्चन है। तो पेज 52 तक होमवर्क में है, पेज 52 तक 1 to 52, ये सारा पार्ट अच्छे से होमवर्क में कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से। ये बेस बनेगा हमारा पूरे जीएसटी का। जिसको 52 तक क्लियर हो गया, आगे जीएसटी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे जीएसटी का बेस यही है, बस इसी बात को एक्सपेंड करते रहेंगे। इसमें ये ऐड कर लो, उसमें ये कर लो, उसमें जाए, उसमें ये जाए, उसमें ये जाए। मेन बात तो यही है, ठीक है। तो आप 52 तक सारा सॉल्व करके आना, सारा याद करके आना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रूल भी घर पे एक बार याद कर लो, मैं लिखवा लूँगा, अगली क्लास में सबसे लिखवा लूँगा, लिख कर फिर किसी का भी मैं खुद रीड कर दूँगा। आप 5 मिनट में लिख लेना, लिख के मुझे दे देना, उसमें से मैं 5 बच्चों का नाम लेके रीड कर दूँगा इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। तो ये ओरल टेस्ट बढ़िया रहता है, वो रिटन टेस्ट के बजाय ये रिटन भी है और ओरल भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।